बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको एक इंतहाई धमाका खेज़ ख़बर देना चाहता हूं कि किस वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ खुफिया एजेंसी ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और उस खुफिया एजेंसी को उस वफाकी वज़ीर पर क्या शक है जिसकी बुनियाद पर इन तहकीकात का आगाज़ किया गया है। नाज़रीन, ऑब्वियसली आज के व्लॉग में इस बात पर भी हम खुलकर उसका जिक्र करेंगे कि आया इमरान खान की ईद से पहले रिहाई होगी या ये अफवाहें हैं। इमरान खान से गारंटर क्यों मांगे जा रहे हैं, इसका भी जिक्र होगा। पीटीआई की तहरीक की एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेगुनाही कैसे कुदरत ने साबित की। इमरान खान की मकबूलियत नून लीग वाले घरों के अंदर तक कैसे पहुंच गई, इस पर भी बात होगी। फिर बात करेंगे नाज़रीन, क्या संबड़ियाल में अवामी मैंडेट को तस्लीम करने का हैरत अंगेज़ फ़ैसला हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले ऑब्वियसली ज़िक्र होगा इमरान खान और उनकी रिहाई के इम्कानात का, जिसका ज़िक्र इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहस की शक्ल में जारी है कि क्या इमरान खान को ईद से पहले रिहा कर दिया जाएगा या नहीं। सोचा इस पर थोड़ी देर के लिए बात कर ली जाए। नाज़रीन, एक बात बज़ाहिर आपको इस बात पर दूर दूर तक इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे होंगे, आपको इस बात पर यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि क्या इमरान खान को ईद से पहले, जो बिल्कुल सर पे आ गई है, रिहा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखें कि दोनों तरफ से नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताकतवर हलकों की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी पूरी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। एक तरफ एहतजाज की तैयारियां पूरी तरह से हर लिहाज से मुकम्मल कर ली गई हैं, दूसरी तरफ से सख्त तरीन सज़ाएँ सुनाने का जो अमल है उसको तेज़ किया गया है। आज भी आपने देखा कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट की तरफ से इंतहाई सख्त सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि इमरान खान को रिहाई देना, अगर सादा लफ्ज़ों में, सादा अंदाज में सिर्फ रिहाई देना मकसूद होता तो वो कल ही दी जा सकती थी। मगर ऐसा होता इसलिए बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इमरान खान ने कल जो जेल से बयान दिया है उनमें से ऐसी कोई बात का, किसी बात का इशारा नहीं मिलता कि वो फौरी तौर पर जेल से बाहर आ रहे हैं, बल्कि उनके बयान से पता चलता है कि इमरान खान एक तवील और सब्र आज़मा तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इमरान खान की रिहाई क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही। तो इसका जवाब नाज़रीन सादा सा ये है कि इस वक्त इमरान खान कानून के मुजरिम के तौर पर जेल में नहीं है, बल्कि ख़ुद इमरान खान को कैद करने वाले और उनके तर्जुमान बार बार ये कह रहे हैं कि वो इस वजह से जेल में है कि वो मौजूदा जाली निज़ाम जो मुल्क पर मुसल्लत किया गया है वो इमरान खान की रिहाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस निज़ाम के रखवाले इमरान खान की रिहाई से पहले उनसे ये यकीन दहानी चाहते हैं कि वो मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखने की यकीन दहानी कराएं। यानी वो इमरान खान से ये डील करना चाहते हैं कि इमरान खान जेल से निकलकर फॉर्म 47 की इस हुकूमत को उसके हाल पर छोड़कर ख़ुद कुछ अरसे के लिए खामोश होकर एक तरफ बैठ जाएंगे, क्योंकि इस निज़ाम के रखवालों को पता है कि इमरान खान आज़ाद हुआ तो चाहे ताकत के सारे मराकज़ भी यकजा हो जाएं, वो इस निज़ाम को किसी तौर बचा नहीं पाएंगे और सड़कों पर फाते इमरान खान किसी को गवारा ही नहीं है। यही है सारी लड़ाई, यही है सारी कहानी। नाज़रीन, एहसन इकबाल ने खूब कहा है कि पूरी दुनिया में इमरान खान का कोई गारंटर नहीं है। चाचा थोड़ा कौन गारंटर है? इमरान खान का कोई गारंटर नहीं है। वो साइकिल की गाड़ी किराए पे लेने की है जिसको गारंटी की ज़रूरत है। और खुदा का खौफ करे, गारंटी की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है? यानी एहसन इकबाल का कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के बारे में कोई भी बात यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक, वो एक बागी तबीयत का शख्स है जिसके बारे में कोई बात यकीन के साथ हतमी अंदाज में नहीं कही जा सकती, और जो उसने अपनी सियासी सोच में अंगड़ाई ली है उसके बाद तो उसके बारे में वाक़तन कुछ नहीं यकीन के साथ कहा जा सकता। ऐसे इकबाल से कहना मेरा सिर्फ इतना था कि जिस लीडर के पीछे उसकी पूरी कौम खड़ी हो और डट के खड़ी हो, उसको किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं रहती। गारंटियों की ज़रूरत ऐसे इकबाल साहब उन्हें पेश आती है जिन्होंने 60 संदूकों समेत मुल्क से फ़रार होना होता है। जिस लीडर ने कोई डील ही ना करनी हो उसे गारंटर की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? गारंटर उनके लिए आते हैं जो 10 साल के लिए मुल्क छोड़ने के वादे करके किसी सुरूर पैलेस में पुरसरूर ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद होते हैं। गारंटी तो उनकी दी जाती है जिनकी कमज़ोरियाँ हों। जिसकी किसी के पास कमज़ोरी नहीं है उसे गारंटर की क्या ज़रूरत है? ये नवाज शरीफ थे जिनके लिए सऊदी और लबनानी शहजादे गारंटर बनकर आए थे, मगर गारंटी के बावजूद नवाज शरीफ ने 10 साल मुआहदा तोड़ दिया था।
फिर गारंटर आए, उन्होंने वादे की कापियां लहरा दी थी। उसके बाद नवाज शरीफ ने स्टैम्प पेपर पर लिखकर अपने भाई की गारंटी देकर 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने का वादा किया था। उस गारंटी का क्या बना? मगर ये 4 हफ्ते 4 साल बन गए थे। जब तक नवाज शरीफ को बाहिफाजत वतन वापसी की गारंटी नहीं मिली थी, वापस नहीं आए थे। दूसरी तरफ जो अपने मतलब रब की अता करदा हिम्मत से अज़्म हिम्मत का एक पहाड़ बना हुआ है, वो अपने जिस्म पर गोलियां खाकर भी, जेल जाकर भी, कैद तन्हाई काट कर भी पूरे कद और वकार के साथ डट के खड़ा है। उसका हौसला ही उसकी गारंटी है। एहसन इकबाल साहब, उसका अज़्म उसका जामिन है। अपने अल्लाह पर तवक्कुल उसका इफ्तिखार और उसका सरमाया बन चुका है। भला मतलब सीधी बात है कि एक आज़ाद मनुष्य इंसान की कोई गारंटी क्या दे सकता है? जो मतलब तारीक रात को सुबह रोशन मानने से इनकारी है, मुनकिर है, उसकी गारंटी कौन देगा? गारंटियां देकर मुल्क से भागने वाले, गारंटियां लेकर मुल्क में आने की इजाज़त देने वाले एक सियासी लाश की तरह निशान इबरत बने हुए हैं आज। इसलिए इमरान खान की कोई गारंटी देगा ना, उसका कोई गारंटर है, ना उसको किसी गारंटर की ज़रूरत है। अलबत्ता इमरान खान को अब ये गारंटी देना होगी कि उसके साथ जो पहले हुआ है वो अब नहीं होगा। ये इमरान खान को इस निज़ाम के रखवालों को गारंटी देना होगी। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन अपने एहतजाज को दूसरी तरफ हतमी शक्ल दे दी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ से दबाव का सिलसिला भी जारी है। अगर ये ना हुआ तो फिर एहतजाज है, अगर ये ना हुआ तो फिर सख्त 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 कार्रवाइयाँ जारी है, फिर उनमें मज़ीद सख्ती लाई जाएगी। दोनों तरफ से ये पहाड़ बुलंद किया जा रहा। अब जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज को हतमी शक्ल दे दी है, बड़े खौफनाक अंदाज में दी है। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम ने तो सिर्फ यही कहा है ना कि इस दफ़ा एहतजाज तमाम सूबों में बैक वक्त किया जाएगा और फ़िलहाल इस्लामाबाद आने का कोई प्लान नहीं है। एहतजाज का प्लान 3 हफ्ते पहले ही बन चुके हैं और अब सिर्फ इमरान खान के इशारे का इंतज़ार है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलो, इमरान खान इशारा भी दे चुके हैं, इमरान खान तफसीलात भी दे चुके हैं, सब कुछ इमरान खान ने किया हुआ है। अब कर लें, इसके बाद आप जितनी मर्ज़ी उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बना लीजिएगा। इस एहतजाजी तहरीक के बाद सारे मुकदमात बना दीजिएगा उसके ख़िलाफ़, 5000 मुकदमात कायम कर लीजिएगा। अब ज़राए नाज़रीन ये कहते हैं कि इस बार जिस तरह की एहतजाजी तहरीक डिज़ाइन की गई है, उसमें मुमकिन ही नहीं है कि रियासत और उसके इदारे घुटनों पर ना आ जाए। सिर्फ इसमें PTI की क़यादत के इखलास की ज़रूरत है। कारकुन अब भी बहुत ज़्यादा चार्ज है, ओवर चार्ज है। बल्कि इस चीज़ को देखते हुए इमरान खान ने पार्टी में निचली सतह तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि विकेट के दोनों जानब खेलने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा सोच समझ के खान ने यह बयान दिया। कारकुनों के नाम अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से घबराना नहीं चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुन और लीडरशिप जेलों में नहीं घबराई इतने तवील अरसे से, तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। एक लिहाज से एहतजाज का पहला मरला कल से शुरू हो जाएगा। बल्कि मैं आपको नाज़रीन ये ख़बर देता चलूँ कि KP के 3 अज़ला में, लकी मरवत और दीगर 2 अज़ला में बाकायदा तहरीक का आगाज़ हो चुका है। लोग बोरिया बिस्तरे बांध के अपने घरों से निकल कर महफूज मकामात की जानिब गिरफ्तारियों से बचने के लिए पहुँच चुके हैं, महफूज मकाम पर पहुँच चुके हैं। कम अज़ कम 3 अज़ला में लीडरशिप समेत सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में KP के लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको इत्तला दे रहा हूँ। लकी मरवत में खान की रिहाई के लिए दोबारा एहतजाज का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाने वाले जो गांधी चौक और अटक पुल बंद करने का उनका इरादा है। और एहतजाज की ये कॉल सबसे जो खौफनाक एलिमेंट है नाज़रीन, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि डरें उस वक्त से जब ये तहरीक अवाम ने तहरीक की क़यादत अपने हाथ में ले ली। वो वक्त आ चुका है। ये जो कुछ लकी मरवत में हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं, ये अभी तक एहतजाज की कॉल PTI ने नहीं दी, इस एहतजाज की कॉल, बल्कि ये जो लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, इनकी अपनी तहरीक है। ये स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि खान साहब किसी एक पार्टी नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का असासा है। और ये सिर्फ इसमें और ज़्यादा इनको ख़तरे की बात यह है सरकार के लिए कि सिर्फ PTI के लोग शामिल नहीं हैं, आम लोग भी शामिल हैं। अब इस एहतजाज के मामले पर हुकूमती कैंपों में अभी से जो बेचैनी नज़र आ रही है, उसकी वजह भी समझ आती है। इस बेचैनी की पहली झलक आज नज़र आ भी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ समेत 11 कारकुनों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है।
4 कारकुनों को अहाता अदालत में गिरफ़्तार कर लिया गया है। रुकन असम्बली को नहल करके सज़ा देना अरकान असम्बली के लिए खुला पैगाम है कि तहरीक और एहतजाज के बारे में सोचने से बाज ना आए तो तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। पर इस मामले पर PTI के अरकान असम्बली की इज्तमाही सोच क्या है? अलबत्ता एक बात वाज़ेह है नाज़रीन कि अगर इमरान खान को पता चल गया कि उसके अरकान असम्बली अपनी नशस्तों की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं तो वो ख़ुद उन्हें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। नाज़रीन, असल में बात समझने की ये है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान या उनकी एहतजाजी तहरीक जो है वो असम्बलियों से ऊपर उठा चुकी है ख़ुद को। इस एक जुमले को समझने की ज़रूरत है। इन असम्बलियों से नाउमीदी तो बहुत पहले से थी। अब खुलेआम इस पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनते हुए और इसमें से जो कुछ बरामद करना था वो देख लिया PTI ने। कख नहीं मिला PTI को, कख नहीं मिला इस निज़ाम का हिस्सा बनने में। ना अदालतों से मिला, ना पार्लियामेंट से कुछ मिला। तो इसलिए पार्लियामेंट से जो मायूसी है वो समझ आती है। इसलिए पार्लियामेंट अब PTI के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सीटें मिले ना मिले, चेमानीदारत कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अब ये PTI के अरकान पर मुनहसर है नाज़रीन कि उन्होंने इज़्ज़त के साथ डट जाना है या बेइज्जती के साथ असम्बली की नशस्तों से चिमटे रहना है, को तरजीह देनी है। अगर नाज़रीन वो डट गए तो उन्हें असम्बली से कोई निकाल नहीं सकता, और अगर वो डर गए तो उनकी नशस्तें कोई बचा नहीं सकता। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ 9 मई के मुकदमात में निचली अदालतें सज़ाएँ सुना रही हैं, दूसरी तरफ कुदरत 9 मई के हकीकत को भी लोगों पे वाशगाफ करके बिल्कुल खोल के रख रही है, खोल के रख रही है। अब ये देखें कि कैसा वाक़या हुआ है, नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ है। सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलते थे ऐसे वाक़यात। हुआ नाज़रीन यूँ कि आपने सुन ही लिया होगा शायद कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक गवाह 9 मई के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ख़िलाफ़ गवाही दे रहा था। ये सरकारी गवाह एक ट्रैफिक वार्डन था, उसका बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका था। अचानक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कमरा अदालत में अभी नहीं पहुंची थी। जैसे पहुंची, इस दौरान डॉक्टर यास्मीन भी जैसे ही अदालत के कमरे में पहुंची, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने गवाह को रोका और जज साहब से इस्तदा की कि पहले वो कुछ कहना चाहती हैं। जज ने गवाह का बयान रोक कर डॉक्टर यास्मीन को बोलने की इजाज़त दी। डॉक्टर साहबा ने झूठी गवाही से मुताल्लिक कुरान हकीम की आयत तलावत की और फिर उसका तर्जुमा अदालत में बुलंद आवाज़ में सुनाया। सन्नाटा छा गया पूरी अदालत में। सरकारी गवाह वार्डन जो थे, ट्रैफिक वार्डन साहब, वो भी ये सब सुन रहे थे। जैसे ही वार्डन साहब ने कुरान की आयत सुनी, झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया और कमरा अदालत से बाहर चला गया। डॉक्टर यास्मीन को अल्लाह ताला ने भरी अदालत में एक तरह से सुरखरू कर दिया। अल्लाह ताला ने सफ़ेद बालों वाली उम्र रसीदा माँ की इज़्ज़त रख ली। कमरा अदालत में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। कुछ लोग तो आबदीदा हो गए। कोई ट्रैफिक वार्डन की तारीफ़ कर रहा था कि किस तरह उसने अपने आप को ऐन आखिरी लम्हे में जहन्नुम की आग से बचा लिया, और कुछ लोग डॉक्टर यास्मीन राशिद को उनकी बेगुनाही साबित होने पर मुबारकबाद दे रहे थे। अदालत बर्खास्त हो गई, मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद इंसाफ की उम्मीद लिए दोबारा जेल पहुंचा दी गई। लेकिन काश तमाम अखबार नवीसों को झूठी खबर देने वालों की सज़ा के बारे में भी कोई आगाह कर सके। काश हुक्मरानों के दिलों पर कोई दस्तक दे सके, बिल्कुल इसी तरह कि इंसानियत पर जुल्म की सज़ा कितनी संगीन होती है। काश मुनसिफ़ों को कोई बता सके कि फ़ैसले में रत्ती बराबर भी नाइंसाफ़ी की सज़ा किस कदर खौफनाक होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहरहाल नाज़रीन, अभी कल ही एक ख़ुद साख्ता तर्जुमान ख़बर दे रहे थे कि इमरान खान सियासी तौर पे ख़त्म हो चुका है, मगर आज ही नून लीग के घर से ऐसी गवाही आई है जिससे पता चलता है कि इमरान खान तो खुशबू की माने दरसू फैला हुआ है। बिल्कुल, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, शायद ये गैर सहाफ़ती लफ्ज़ ज़रूर हों, लेकिन बिल्कुल महसूस हो रहा है कि इमरान खान की ताकत और मकबूलियत की खुशबू है जो हर सू फैली हुई है, उसकी दिलेरी की खुशबू है। वो हर घर का एक फ़र्द बन चुका है। वो एक ज़िंदा हकीकत है, और ऐसी हकीकत जिसका एतराफ़ करने के लिए सिर्फ हक शनासी शर्त है। नाज़रीन, कैसे गवाही मिली? चौधरी आबद रज़ा कोटला नून लीग गुजरात के रहनुमा और साबिक MNA और बड़े दबंग, बड़े दलेर MNA, बहुत दबंग, बहुत दलेर।
अब अच्छे खासे ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान से बैर डाला हुआ है उस बंदे ने। गुज़िश्ता रोज़ एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, आबिद कोटला ने कहा कि जी 2024 के इलेक्शन में जब मैंने देखा कि मेरे भाइयों, माओं, बेटियों और बहनों ने इमरान खान को वोट दिया है तो मैं खुश दिली से शिकस्त कबूल करके घर चला गया। मेरे अपने इलेक्शन में मेरे अपने घर वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, इमरान खान को वोट दिया, मैं घर चला गया। साजिश पीछे रह गई। मेरे सामने मेरे घर का वोट कास्ट हो रहा था जिस पर मैंने कहा कि अगर फैसला इमरान खान है तो उसे कबूल करके घर बैठ जाना चाहिए। चौधरी आबद रज़ा कोटला को पीटीआई के उम्मीदवार, आपको याद होगा, चौधरी इलियास ने शिकस्त दी थी। वही चौधरी इलियास जो बाद में लोटा बनकर काफ लीग में चले गए थे। बहरहाल चौधरी आबद रज़ा कोटला जैसे कारकुन जो हैं वो सियासत का हुस्न हुआ करते हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं नाज़रीन कह रहा कि उन्होंने कल ये तकरीर में एतराफ़ किया है, बल्कि मैंने उनका मुलाकात कभी नहीं हुई लेकिन दो उनके इंटरव्यू सुने जिसमें वो बड़ी सच्चाई के साथ और दबंग लहजे में गुफ्तगू करते हैं। उनके अंदर की सच्चाई बोलती हुई नज़र आती है, जिनकी वजह से सियासत में किसी हद तक अखलाकियात आज भी शायद मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन 1 जून बरोज़ इतवार को है। इसके बारे में आपको आगाह करता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीटीआई के उम्मीदवार का पल्ला बहुत भारी है। देखा जाए तो ये कोई इलेक्शन बनता ही नहीं है। अब संबड़ियाल से कुछ खुशगवार ख़बरें भी आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ 2-3 दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है, सब कुछ पहले तयशुदा है, लेकिन इन खुशगवार ख़बरों का जिक्र करना भी ज़रूरी है। पहली ये कि आज संबड़ियाल में पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिली है। अब तक की इतलात के मुताबिक शानदार जलसा हुआ है, खचाखच भरा हुआ था, चार्ज्ड कारकुन थे, शदीद गर्मी के बावजूद लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलना ही एक खुशगवार तब्दीली है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म से संबड़ियाल शहर में मरियम नवाज़ के बड़े बड़े फ्लैक्स उतार दिए गए। इन फ्लैक्सेस में मरियम नवाज़ की तरफ से संबड़ियाल पैकेज का ऐलान था। इन दो बज़ाहिर खुशगवार तब्दीलियों को देखते हुए पीटीआई के कारकुनों का जोशो खरोश और भी बढ़ गया और मकामी सतह पर अब ये खुसर फुसर शुरू हो गई है कि आया एक हल्के में शायद मुनसिफाना इलेक्शन करा के नून लीग कोई पैगाम देना चाहती है। क्या इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को उनकी औकात दिखाना चाहती है? कई तरह की बातें हो रही हैं। क्या संबड़ियाल में अवामी उमंगों के मुताबिक रिज़ल्ट देकर नून लीग की हुकूमत से बचे कुछ इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे? अभी इस ज़मन के ये जो है इलेक्शन जो है इसके नताइज में 48 घंटे बाकी हैं, मगर फ़िलहाल संबड़ियाल में सूरत हाल जो है नाज़रीन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इमरान खान ने भी संबड़ियाल के लोगों से अपील की है कि वो नताइज की परवाह किए बगैर वोट कास्ट करें और अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए भी अमली इक़दाम करें, यानी फॉर्म 47 तक बात ना जाने दें। संबड़ियाल का नाज़रीन ज़िमनी इलेक्शन नून लीगी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। अच्छा नाज़रीन, अब आपको बताता चलूँ कि ये जो आपसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि एक पाकिस्तान का खुफिया इदारा जो है वो एक वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहा है। उन तहकीकात की वजह ये बनी है कि उस वफाकी वज़ीर का आगे वाले बंदे को जब अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं तो फ्रंट मैन कहते हैं, आगे वाला बंदा। तो जो आगे वाला बंदा है, फ्रंट मैन जो है, उसने बड़ी आत उठाई हुई है। वो कई एक मामलात में मुलव्वस है और ये जो वफाकी वज़ीर हैं ये इंतहाई इनके पास हसास वजारत है, इसलिए उनके बिहाफ पर बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं उन पर नज़र रखना ऑब्वियसली खुफिया इदारों का काम है। ये जो वफाकी वज़ीर है और जो उनके जो फ्रंट मैन है, ये जो फ्रंट मैन है इनका नाज़रीन जापान में बहुत बड़ा गाड़ियों का कारोबार है। बज़ाहिर ये अरबपति नहीं कहा जाता है, खरबपति है। और एक अंदाजे के मुताबिक उनकी जो हैसियत है, माली हैसियत जो है वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा लगाई गई है। 20 अरब डॉलर से ज़्यादा उनके मालियत है, उनके असासे हैं इस शख्सियत के। सियालकोट से इसका ताल्लुक़ है। 20 अरब डॉलर नाजरीन, छोटे मोटे नहीं, 20 अरब डॉलर। अच्छा नाजरीन, अब क्यों ज़रूरत पेश आई कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ और पता चलाया जाए कि इनके ये बज़ाहिर जो हैं ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुशीर भी
करार पाए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में उनका बहुत शानदार दफ्तर भी दे दिया गया है नाज़रीन उनको, लेकिन उनके काम जो है ना जी वो वहीं पे सियालकोट में कोई सुजुकी का एक डीलरशिप का बहुत बड़ा खूबसूरत जगह थी, वो डीलरशिप को मतनाज़ा बनाया गया, फिर नैब के साथ डील की गई, फिर वो 30% पर डील उठा ली गई। वज़ीर साहब ने कहा, मुबैना तौर पे वज़ीर साहब और इन दोनों ने मिल के वो 30% पर डील उठा ली। फिर ये जो है वज़ीर साहब के साथ उनकी यूनिवर्सिटी में, वफाकी वज़ीर के साथ उनकी यूनिवर्सिटी में पार्टनरशिप भी है। नाज़रीन अब एजेंसियों के कान इसलिए खड़े हुए हैं कि ये जो साहब हैं ये जो हैं ये अब दिफाई सौदों पे नज़र जमाए हुए हैं। ये जो इनका काम है दे दिला के, खरबपति शख्स है, उनके लिए गाड़ियाँ रेवड़ियों की तरह तकसीम करना है, गाड़ियाँ तकसीम करना, इंतहाई बेशकीमत गाड़ियाँ रेवड़ियों की तरह तकसीम करना उनका तुर्रा इम्तियाज़ है, आदत है उनकी। तो अब वो दिफाई सौदों की तरफ नज़रें जमाए हुए हैं, जिस पर उनके ख़िलाफ़ ये तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऑफिशियल तहकीकात नहीं है, लेकिन पता चलाया जा रहा है कि इन साहब के मकासद क्या हैं। अब वो बाकायदा पाकिस्तान में भी होते हैं, जापान कम जाते हैं, बिज़नेस जापान में ही है। तो अब देखें कि और वज़ीर साहब के लिए ये इनकी खिदमात जो हैं वो लाजवाल हैं। इन्हीं वफाकी वज़ीर साहब का पहले एक फ्रंट मैन हुआ करता था, उसको अब पिछले बेंचेस पे फेंक दिया गया है और इनको आगे कर दिया गया है। इनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अच्छा नाज़रीन, इसराइल के अंदर इसराइल और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा हो सकता है, मगर इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा नहीं हो सकता। मतलब देखें, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके अहल खाना तख्ता मश्क बने हुए हैं। पहले एक ताज़ियती कैंप कायम करने पर सेनेटर मुश्ताक की अहलिया और बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, और आज इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज पर सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने धक्के देकर जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद को पुलिस वैन में डाला और ले गए। खुली रियासती दहशत गर्दी है। मगर अफसोस इस बात पर है कि पता नहीं अच्छा नाज़रीन, मैं खुद हैरान हूँ कि जमात इस्लामी के जमात इस्लामी को जब ऑफिशियली जहाँ पर भी जलसा करना होता है वो खुले आम करती है, उन पर फूलों की पत्तियाँ भी फेंकी जाती है, लेकिन ये सेनेटर मुश्ताक के साथ ख़ास प्यार मोहब्बत वाला सलूक जो है ये हुकूमत क्यों रखती है, मैं समझने से कासिर हूँ। जिस तरह ये बात समझ नहीं आती ना कि जेल में सबको इजाज़त दे दी जाती है थोड़ा बहुत तरद्दुद करके, रुकावटें खड़ी करने के बाद भी, लेकिन इमरान ख़ान की बड़ी बहन जो है उनको इजाज़त नहीं दी जाती, अलीमा ख़ान साहिबा को इजाज़त नहीं दी जाती। पता नहीं क्यों नहीं इजाज़त दी जाती। इसी तरह बैरिस्टर सलमान साहब को भी, सलमान अकरम साहब को भी कम इजाज़त दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह ये मामला भी समझ में नहीं आता कि सेनेटर मुश्ताक पर इतना प्यार मोहब्बत का इज़हार क्यों किया जाता है, उनको एहतजाज करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, उनका एहतजाज क्यों खलता है इतना, मैं ये समझने से कासिर हूँ। बहरहाल आखिर में नाज़रीन दानिश अजीज़ के दो अशार सुन लें। हो जाएं किसी के जो कभी यार मुनाफिक, हो जाएं किसी के जो कभी यार मुनाफिक, समझो के हुए हैं दरो दीवार मुनाफिक, समझो के हुए हैं दरो दीवार मुनाफिक। उनको किसी बाज़ार से लाना नहीं पड़ता, उनको किसी बाज़ार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।